गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन बिल्कुल से इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ज़्यादा कुछ उसमें हम लोगों ने पढ़ा नहीं। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है उस चीज़ का मतलब हम लोगों ने जाना। इक्विलिब्रियम बराबर है कि नहीं? ओके, उसके बारे में थोड़ा और अभी डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरी रिवर्सिबल रिएक्शंस, बराबर है कि नहीं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो केवल एक डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं, बराबर है कि नहीं? जो केवल एक डायरेक्शन में होती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जिनमें फॉर्मेशन होता है, केवल रिएक्टेंट्स मिलकर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शंस बेटा वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट्स मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट्स तुम्हारे पास वापिस से रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हमने बोला क्या? तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शंस। इनके अलग अलग हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, जैसे कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो तुम्हारे पास हमेशा ओपन कंटेनर के अंदर, जनरली ओपन कंटेनर के अंदर हम लोग करवाते हैं, ठीक है। और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो तुम्हारे किसके अंदर? एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हम लोग कैरी करवाते हैं। क्लोज्ड कंटेनर होना कंपलसरी है। ओके, देन तुम्हारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो केवल रिवर्सिबल रिएक्शन ही अटेंड कर सकती है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं कर सकती। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। इनके बेसिक कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, क्या मैं कोई भी ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं कि ए और बी तुम्हारे पास कोई दो रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये तुम्हारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कैसे रिएक्शन है? ये बेटा एक रिवर्सिबल, ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन, बराबर है। ओके, कैसे पता चला? क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो रहा है। ये जो तुम्हारे पास ये जो एरो है, ये जो डायरेक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो तुम्हारे पास है ये क्या है? बैकवर्ड। आवाज बहुत कर रहा है आज, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये है हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए शुरुआत में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ए और बी लिए। इनिशियली मैंने क्या किया? ए और बी इन दोनों रिएक्टेंट्स को लिया। अब तुम्हारे शुरुआत के अंदर अगर ए और बी प्रेजेंट है तो शुरुआत में क्या करेंगे? ए और बी मिलकर के सी और डी का फॉर्मेशन करेंगे, बराबर है कि नहीं? धीरे धीरे तुम्हारे पास क्या होगा कि ए और बी मिलकर के सी और डी का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा कि तुम्हारे पास सी और डी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा। तो तुम्हारे पास जैसे ही इनका कुछ सफिशिएंट अमाउंट आएगा, ये भी क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करके तुम्हारा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कम बनेगा। लेकिन जैसे 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 तुम्हारे प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट्स का वापिस से पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा जाना स्टार्ट होगा। और एक टाइम आएगा, सोचो कि तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हो रहा है? शुरुआती टाइम पे क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्टेंट्स हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का जो रेट है, रेट किस रफ्तार से? यहां पर t=0 पे क्या हो रहा है? t=0 पे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो क्या है? ज्यादा है, बराबर है कि नहीं? t=0 पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? मैक्सिमम है। और उस टाइम पे प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं है, एक भी प्रोडक्ट नहीं है, तो तुम्हारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? 0। धीरे धीरे थोड़ा टाइम बढ़ा,
किसी टाइम टी के ऊपर, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, ठीक है, किसी टाइम टी के ऊपर क्या होगा कि जो तुम्हारे पास अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का जो रेट है, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, बराबर है कि नहीं, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने का जो रेट है वो क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो तुम्हारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या कर गया, थोड़ा किसी टाइम के बाद वो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। चलिए, तुम्हारे पास किसी टाइम टी पे क्या हुआ कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। अब सोचो, एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, सोचो एक डिक्रीज कर रहा है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है, तो कोई तो टाइम आएगा जिस टाइम के ऊपर तुम्हारे पास दोनों की रेट क्या होंगी, बराबर होगी, बराबर है कि नहीं। मान लेते हैं वो टाइम है तुम्हारे पास, उसी टाइम को बोलते हैं टी इक्विलिब्रियम। क्या, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टी इक्विलिब्रियम। उस टाइम पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन वो किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये जिस टाइम पर होगा, ये जो स्टेट होती है उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ है ना, मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा तुम्हारे पास जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो अभी हो, हाँ, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि तुम्हारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आता है, तो ये तुम्हारे पास कंपलसरी है। इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट हैं, रेट्स तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्योंकि पढ़ चुके हैं, रेट तो तुम लोग अच्छे से समझते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास रेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की और बैकवर्ड डायरेक्शन की दोनों बराबर होनी कंपलसरी है। क्या, कंपलसरी। अब क्या तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, पहले रेट की बात कर रहे हैं, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं, कंसंट्रेशन की। किस चीज की बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन की। क्या इक्विलिब्रियम आने के ऊपर तुम्हारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, सोचना, नहीं। क्या इक्विलिब्रियम आने के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट, तो सॉरी तुम्हारे पास जो सेम नहीं होगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। याद करो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक कंटेनर के अंदर जो पानी भरा था उसके एग्जांपल से मैंने क्या समझाया था कि तुम्हारे पास अगर मैं उसमें से लगातार आने वाला पानी और उससे निकलने वाला पानी अगर मैं दोनों को सेम कर दूं, उन दोनों की रेट सेम कर दूं, मतलब देखो दोनों की आने वाला और तुम्हारे पास जो पानी निकल रहा है उन दोनों की मैं अगर रेट सेम कर दूं तो क्या होगा, हमको उस कंटेनर का हाइट कांस्टेंट नजर आएगा, बराबर है कि नहीं। उसके अंदर जो मोल्स हैं, मान लो उसके अंदर पानी है तो उसके अंदर जो पानी के जो मोल्स हैं वो क्या नजर आएंगे, कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके अंदर पानी का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ है ना। तो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम आने के ऊपर जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट लिख लेना कि जितने भी एट इक्विलिब्रियम जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारे पास उस फिजिकल, उस केमिकल प्रोसेस की, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये मैं लिखवाऊंगा आगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो ये भी लिख लो पॉइंट यहां पर। तो तुम्हारे पास concentration of reactants and
प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम क्या, कांस्टेंट, क्या हो जाएंगी, बिकम कांस्टेंट, इट मे बी सेम और नॉट। ये तुम्हारी कंसंट्रेशन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये पक्का है कि जो कंसंट्रेशन जो भी है वो तुम्हारे पास उसकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आएगी? अब देखना इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा ग्राफिकल क्वेश्चंस। एक काम करो, इसको फटाफट नोट करो, उधर से मिटा देता हूं। देखिए इस चीज के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेट और टाइम के बीच में आप लोगों को ग्राफ दे रहा हूं। एक मैंने ग्राफ ऐसे दे रहा हूं, ये कोई टाइम टी है, ठीक है। मान लेते हैं ये तुम्हारे, ये जो रेट होगी वो कौन सी रेट होगी बेटा, देखो इनिशियली तुम्हारे पास कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से, जीरो से लगातार इंक्रीज किया, हाँ है ना, इंक्रीज करके फिर बाद में क्या हुई, कांस्टेंट होगी, बाद में क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हाँ है ना। ये क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करके कांस्टेंट हो रही है। तो शुरुआत में कौन सी रेट ज्यादा होती है, अभी देखो हमने एग्जांपल देखा था ये वाला, a प्लस बी से c प्लस डी, बराबर है कि नहीं। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो लगातार वो तुम्हारी ज्यादा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या है, कम है, वो जीरो से स्टार्ट होगी, बराबर है कि नहीं। बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट धीरे धीरे इंक्रीज करेगी और एक टाइम पर जाकर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, हाँ है ना। तो ये जो तुम्हारे पास रेट है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये कौन सी रेट है, ये तुम्हारे पास है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सी रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैंने ये तुम्हारे पास ग्राफ ऐसे दे दिया, ये तुम्हारा किसके बीच में ग्राफ है, रेट और टाइम के बीच में। किसके बीच में है बेटा, रेट और टाइम के बीच में। चलिए एक और ग्राफ दे देता हूं, रेट और टाइम के बीच में ये थर्ड ग्राफ है, और तुमको आइडेंटिफाई करना है क्या, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या, कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लिख लेना चाहो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से सुनना, जो ग्राफ है, ग्राफ का जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है, जो एक्स और वाई एक्सिस है वो कौन से तुम्हारे पास किस चीज के बीच में है, रेट और टाइम के बीच में, बराबर है कि नहीं। तो रेट और टाइम के लिए मैंने क्या बोला कि एट इक्विलिब्रियम ये जो कंडीशन है, क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट किसके बराबर होना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट, ठीक है। अब यहां पर देख करके मेरे को क्या लगता है, तुम्हारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट जाकर के कांस्टेंट हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या दोनों तुम्हारे पास सेम है, नहीं, एक का वैल्यू ज्यादा है, एक का वैल्यू कम है, कांस्टेंट जरूर हुआ लेकिन सेम नहीं है, इसका मतलब ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहां पर देखो रेट और टाइम, ये तुम्हारे पास कौन से डायरेक्शन का होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट तुम्हारा शुरुआत में ज्यादा होगा, वहां से धीरे धीरे कम होगा। फिर ये तुम्हारे पास जो है डायरेक्शन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को। क्या यहां पर तुम्हारे पास इस टाइम के बाद क्या हो गया, दोनों की रेट कांस्टेंट हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट भी कांस्टेंट हो गई,
बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट भी कांस्टेंट हो गई, लेकिन क्या दोनों की दोनों रेट इक्वल है? नहीं, दोनों रेट क्या है? डिफरेंट है। मतलब ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। देन तुम्हारे पास रेट और टाइम, यहां पर क्या है? ये जो डायरेक्शन है, ये जो रेट का ग्राफ दिया हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन का है बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का ही रेट इंक्रीज करेगा। और ये तुम्हारे पास क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या हुआ? इस टाइम t के बाद, इस टाइम t के बाद दोनों रेट क्या हो गई? इक्वल हो गई। दोनों रेट क्या हो गई? इक्वल। और अगर दोनों रेट इक्वल है तो क्या यही चीज रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को? बिल्कुल। मतलब ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक। ये इक्विलिब्रियम कैसा है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में, हाँ है ना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब जो तुमको चीजें हैं वो सब कुछ कांस्टेंट हो गई, प्रोसेस अभी भी चल रहा है, बराबर है कि नहीं, लेकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम को हम लोग, ऐसा जो तुम्हारे पास प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक तो तुम्हारे पास जो ग्राफ आता है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो रेट और टाइम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, वो है तुम्हारे पास कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। चलिए एक काम करते हैं, अब मैं ये ग्राफ जो है वो चेंज कर देता हूं। एक काम करता हूं, अब ये तुम्हारे पास है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, चेंज हो गया, अभी एक्सिस चेंज हो गए। ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, ओके। अब बताना है तुमको ये तीनों में से कौन कौन सा ये तुम्हारे पास क्या है? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। तुमको बताना है कि कौन कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे बताएंगे? देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या लिखा कि जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम आने के ऊपर कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आएगी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, लेकिन जरूर ये तुम्हारे पास सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हाँ है ना, क्या ये सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, यहां पर देखिए, ये तुम्हारे पास कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। ये जो ग्राफ ऊपर में होगा ये किसके लिए होगा? ये रिएक्टेंट्स के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। धीरे धीरे क्या होगी? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और दोनों जाकर के फिर तुम्हारे किसी टाइम जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों क्या होगी? इक्वल। ये तुम्हारे पास जो कंसंट्रेशन है वो किसके लिए है? प्रोडक्ट्स के लिए। बताओ ये इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं इस टाइम टी के बाद? देखो रिएक्टेंट्स इस टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, प्रोडक्ट्स के लिए भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो क्या इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। अभी मैंने बताया कि कंसंट्रेशन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसके लिए बात करूं, अच्छा इस तुम्हारे पास रिएक्शन में तुम्हारा जो रिएक्टेंट्स हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है। इससे भी हम लोग कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बताता हूं अभी। जैसे अब यहां पर देखिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, ये किसके लिए ग्राफ है? ये रिएक्टेंट्स के लिए। ये किसके लिए है? प्रोडक्ट्स के लिए। इस टाइम के बाद, टाइम टी के बाद दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, जो है बस वही है। हाँ है ना, क्या होगी? दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। मतलब ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई? यहां पर बात करूं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो यहां पर भी देखो ये रिएक्टेंट्स के लिए, ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लगातार और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन जाकर के इक्वल हो गई। क्या हो गई? दोनों की कंसंट्रेशन जाकर के इक्वल हो गई इस टाइम टी के बाद। तो ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम को
रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अब देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो दोनों ही इक्वली तुम्हारे पास फेवरेबल है। समझ में आएगी नहीं? मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो तुम्हारे पास टेंडेंसी है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनने का जो टेंडेंसी है वो दोनों क्या है? इक्वल है, इक्वली फेवरेबल है। बराबर है कि नहीं? अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है? एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बराबर है कि नहीं? क्या? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट्स है उनका फॉर्मेशन का टेंडेंसी ज्यादा है। बराबर है कि नहीं? क्या? अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है रिएक्टेंट्स की, इसका मतलब क्या? ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? तुम्हारे पास प्रोडक्ट फेवरेबल। ये किस टाइप की रिएक्शन है? प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन है। बराबर है कि नहीं? यहां पर क्या है? यहां पर तुम्हारे पास रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स एंड जो प्रोडक्ट्स हैं आर इक्वली, दोनों ही क्या है? आर इक्वली फेवरेबल। बराबर है कि नहीं? अगर मैं बेटा यहां पर बात करूं, यहां पर क्या है कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कम है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा फेवरेबल है। बराबर है कि नहीं? तो ये जो रिएक्शन होगी ये किस टाइप की रिएक्शन है? जिसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं? रिएक्टेंट्स आर मोर फेवरेबल। बराबर है कि नहीं? तो इसके ऊपर बेस्ड इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान में रखना एट इक्विलिब्रियम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट के बराबर होता है। दो टाइप के ग्राफ आते हैं, दो टाइप के ग्राफ आएंगे, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, एक आएगा रेट और टाइम के बीच में। क्या ध्यान में रखना है? कंसंट्रेशन, ये तीनों देखो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ये तीनों ही जो ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, तो तीनों ही यहां पर क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि तुम्हारे पास रेट और टाइम के ग्राफ के बीच में क्या था? तुम्हारे पास जो दोनों की रेट है वो क्या हो जानी चाहिए? बराबर हो जानी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, वरना इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट क्लास के अंदर कुछ जो पढ़ा उस चीज का बेसिक थोड़ा सा तुम्हारा एप्लीकेशन, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करिए। कर लिया? देखिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है उस चीज को लिख लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? क्या होता है इक्विलिब्रियम? तो क्या बताया मैंने? इक्विलिब्रियम बेटा तुम्हारे पास एक वो स्टेट है, वो सिचुएशन बोल सकते हो, या फिर तुम्हारे पास वो टाइम होता है जहां पर जाकर के फिर हो गया दिक्कत। हाँ, ये तुम्हारे पास वो स्टेट है, वो टाइम है, या तुम्हारे पास वो पोजीशन है जहां पर जाकर के जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जितने भी तुम मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है, वो स्टेट है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है उस चीज के बारे में लिख लीजिए।
इट इज ए स्टेट एट विच, जिसके ऊपर, एट विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, एट विच द मेजरेबल properties of reactants and products become constant। यहां पर मेजरेबल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि तुम्हारे पास उनकी कंसंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी, तुम्हारा कलर, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है यहां पर मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब समझ में, एक काम करिए लिख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। प्रेशर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, तुम्हारे पास कंसंट्रेशन, ठीक है, देन तुम्हारे पास डेंसिटी, देन जैसे कि तुम्हारे पास कलर। कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में और डिफाइन करूंगा अभी मैं, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ओके, या फिर मैं कैसे डिफाइन करूं, और तुम्हारे पास स्टेट एट विच, रेट के टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूं। कैसे डिफाइन करूंगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट के बराबर हो जाए। तो स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, rate of forward direction become equal to rate of backward direction। बराबर है कि नहीं? क्या? अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम हमको किसके अंदर देखने को मिलता है? इक्विलिब्रियम हमको केवल रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर देखने को मिलेगा। चलो ये तो मैं आगे जाकर के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवा दूंगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए जल्दी से। चलिए, आई होप लिख लिया होगा। लिख लिया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम है। कौन कौन से? हम लोग अब इक्विलिब्रियम को दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम। वन वी हैव इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड द अदर वन वी हैव इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम है उसको हमने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसके बारे में जानते हैं। बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जो किस वजह से स्टेट होता है, कि किस वजह से तुम्हारे पास एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू चेंज इन फिजिकल स्टेट। जैसे कि आइस और वाटर का आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम, जैसे कि H2O सॉलिड मतलब आइस, ठीक है, और H2O लिक्विड, ये आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम है? यहां पर स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड। किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं? क्या किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं हुआ, एक ही सब्सटेंस अपने अलग दूसरे फिजिकल स्टेट के अंदर चला गया, बराबर है कि नहीं? ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल की बात करें, इसी को मान लीजिए H2O सॉलिड या फिर सॉरी H2O लिक्विड और H2O गैसियस, बराबर है। यहां पर क्या हो रहा है? H2O सॉलिड और यहां पर लिक्विड के बीच में था, दो अलग अलग फिजिकल स्टेट में। यहां पर क्या है? लिक्विड और गैसियस, दो अलग अलग फिजिकल स्टेट है। किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं? क्या किसी तरह का कोई केमिकल चेंजेस हमको देखने को नहीं मिला। ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है
उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसका चलिए एक और एग्जांपल लिखना चाहिए, देखिए जैसे मान लीजिए आयोडीन सॉलिड और I2 गैसेस, आयोडीन सॉलिड और गैसेस आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर क्या हो रहा है, तुम्हारे पास फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हुआ, सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हुआ। फिजिकल स्टेट केवल चेंज हुआ, बाकी केमिकल तुम्हारे पास चेंजेस कोई भी नजर नहीं आया। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको हम क्या, इक्विलिब्रियम एक कहलाता है, बार बार डबल एल लिखते हैं। इक्विलिब्रियम established due to change in physical state, due to change in physical state, उसको हम क्या बोलते हैं, is called physical equilibrium। ठीक है, जैसे देखिए H2 सॉलिड और लिक्विड के बीच में, ये तुम्हारे पास कौन से टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ, जहां पर तुम्हारे पास सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, वो कौन सा टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तुम्हारे पास जैसे कि जिस टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट। कौन से टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा, कौन से तुम्हारे पास जिस टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा वो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे H2O लिक्विड और गैसियस, ये तुम्हारे पास किस टेम्परेचर पे हमको देखने को मिलेगा, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये तुम्हारे पास जो इक्विलिब्रियम हमको देखने को मिलेगा वो किस पे देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे। अब जैसे देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इक्विलिब्रियम पे जितनी भी तुम्हारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी हम लोग जो चीजें मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। इसका एग्जांपल समझना, यहां पर आयोडीन और यहां पर क्या है कि I2 सॉलिड है, I2 सॉलिड और I2 गैसेस के बीच में क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम है, बराबर है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि जो आयोडीन गैसेस होता है वो कैसे कलर की गैस होती है, डीप वॉयलेट कलर की गैस होती है, बराबर है कि नहीं। शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, जो आयोडीन सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट होगा, आयोडीन गैसियस में, बराबर है कि नहीं। तो शुरुआत में धीरे धीरे क्या हो रहा है, आयोडीन गैसियस बन रही है, बराबर है कि नहीं। मतलब इस कंटेनर के अंदर वॉयलेट कलर की गैस लगातार इंक्रीज करेगा, होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब जैसे I2 गैसियस बना, कुछ तुम्हारे पास टाइम के बाद वो I2 गैसियस भी मान लो I2 सॉलिड में कन्वर्ट होने लग गया। क्या होगा, शुरुआत में क्या हो रहा है कि जो I2 सॉलिड है वो I2 गैसियस में बन रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा कि जो वॉयलेट कलर है इस कंटेनर में, वॉयलेट कलर है क्या हो रहा है, हाँ क्या होगा, वॉयलेट कलर लगातार इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसकी कुछ देर के बाद तुम्हारे पास ये जो I2 गैसियस है वो फिर से क्या करेगा, वापिस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब अब तुम्हारे पास वॉयलेट कलर धीरे धीरे कम होगा। एक टाइम आएगा जहां पर दोनों तुम्हारे पास इससे बनने का रेट और इससे वापस जाने का रेट दोनों क्या होगी, सेम हो जाएगी। उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। मतलब उस टाइम पर उसके अंदर जो भी कलर है, आयोडीन जो कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, I2 गैसियस की वजह से। अब इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। अब जो कलर हमको देखने को मिलेगा वो भी उतना ही कलर हमको देखने को मिलेगा। शुरुआत में क्या होगा कि हमको डार्क वॉयलेट कलर देखने को मिलेगा, उसका जो इंटेंसिटी है कलर का वो ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे जो कलर का इंटेंसिटी है वो कम होगा, और एक टाइम के बाद जो जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, जो इंटेंसिटी है कलर का वो फिक्स्ड हो जाएगा, बराबर है। ये तुम्हारे पास था फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तुम्हारे पास वो इक्विलिब्रियम जो केवल फिजिकल स्टेट के चेंज होने की वजह से स्टेब्लिश होता है, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हम कैसे डिफाइन करेंगे, तुम्हारे पास वो इक्विलिब्रियम जो तुम्हारे पास किसी केमिकल प्रोसेस के किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, बराबर है। चलिए तो केमिकल इक्विलिब्रियम
established या फिर attained due to a chemical प्रोसेस। ऐसा इक्विलिब्रियम जो तुम्हारे पास किसी केमिकल प्रोसेस के तुम्हारे पास होने की वजह से हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। बराबर है? तो क्या हो रहा है माइक का बोल, हाँ बार बार बंद हो जा रहा है। चलिए जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, फालतू का थ्योरी नहीं लिखेंगे, ऐसे अगर थ्योरी लिखने गए तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शॉर्ट में करके वही सब चीजें हम लोग लिखेंगे। जैसे कि देखिए H2 और I2 मिल करके क्या बना रहे हैं? HI। बराबर है कि नहीं? देखो केमिकल चेंज देखने को मिला, बराबर है कि नहीं? यहां पर क्या हुआ? नए बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स टूट गए, नए बॉन्ड्स बन गए, केमिकल चेंजेस हमको देखने को मिला। वापिस से बैकवर्ड डायरेक्शन जा रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी केमिकल चेंज देखने को मिला। तो ये जो हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिला वो कैसा इक्विलिब्रियम है? केमिकल इक्विलिब्रियम। समझेंगे? चलिए अब अगला बात अगर हम करें तो नेक्स्ट अब हमारे पास है एक और एग्जांपल। जैसे देखिए तुम्हारे पास PCl5 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? जैसे कि PCl3 में और Cl2 के अंदर। तो ये भी क्या है? एक केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल है। जैसे देखिए N2 प्लस हेबर्स प्रोसेस, N2 प्लस 3H2 2NH3 बन रहा है। तो ये भी क्या है? एक केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लिख लें, जैसे Fe2O3, चलो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में? आई होप समझ में आया होगा। तो तुम्हारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम जो तुम्हारे पास केवल फिजिकल स्टेट के चेंज होने की वजह से स्टेब्लिश होता है, उसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो केमिकल प्रोसेस, जो ऐसा इक्विलिब्रियम जो केमिकल प्रोसेस किसी तुम्हारे पास केमिकल चेंज के होने की वजह से स्टेब्लिश होता है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। चलिए फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फटाफट नोट करो इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फटाफट इसको लिख लो। हाँ बेटा, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या होती है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो इक्विलिब्रियम है हमको वो किसके अंदर देखने को मिलेगा? केवल तुम्हारे जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं केवल उन्हीं के अंदर हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट लिखो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम, बार बार डबल एल क्यों लिखता हूं मैं? इक्विलिब्रियम कैन बी obtained only in reversible reactions। केवल रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो किसमें होती हैं? एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होती हैं। बराबर है कि नहीं? चलिए, एंड इन ए क्लोज्ड
वेसल या फिर कंटेनर, बराबर। जो सेकंड है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम का लिखें तो अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले भी कि इक्विलिब्रियम आने के ऊपर उसकी जितनी भी तुम्हारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, उसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये भी लिख लो, एट इक्विलिब्रियम, फिर से डबल एल, एट इक्विलिब्रियम all measurable properties such as, जैसे कि, such as कैसे, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या फिर कंपोजिशन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, डेंसिटी, कलर एटसेट्रा बिकम कांस्टेंट। वो क्या हो जाती हैं, सारी की सारी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये था सेकेंड प्रॉपर्टी। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। एट इक्विलिब्रियम मैंने बताया कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हारे पास ये भी वही कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, तो ये भी लिख लो थर्ड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, एट, फिर से मेरे को आदत कब छूटेगा डबल एल लिखने का, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन become equal to rate of backward डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट के बराबर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, अभी जो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम है, क्या जो इक्विलिब्रियम है उसकी वजह से वो जो है तुम्हारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी ऑब्टेन हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी स्टेब्लिश हो सकता है। समझ में आएगा नहीं, तो ये भी लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम कैन बी, इक्विलिब्रियम, ये भी मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो इक्विलिब्रियम होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में वो तुम्हारे फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी ऑब्टेन हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी ऑब्टेन हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी डायरेक्शन से हम अचीव कर सकते हैं। एनी डायरेक्शन का मतलब क्या है, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैक, इसका तो हद हो गई है, और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फटाफट इन 4 पॉइंट को लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, फिर बेटा जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट तुम्हारा इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो बेटा जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता। कैटलिस्ट तुम्हारा केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी ऑब्टेन करने में या अटेन करने में हेल्प करता है। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम की स्टेट को किसी तरह से कोई चेंजेस नहीं करता। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, फटाफट लिखो इसको भी।
लिख लीजिए ये पॉइंट भी। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, नेक्स्ट बार बार मैं लिखूंगा, इससे अच्छा बढ़िया है डिक्टेट कर देता हूं। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, फिफ्थ पॉइंट में लिखना, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंट होने की वजह से इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास डिस्टर्ब नहीं होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवल कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट केवल तुम्हारा इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा, बराबर है कि नहीं? तो ये भी पॉइंट आगे उसी में लिख लो, इट ओनली helps to attain the equilibrium, डांट खा गए तुमसे हो जाता है, कहां तक थे? It only helps to attain the equilibrium state in less or more time, कमी टाइम में जो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करवा देगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो कम ज्यादा टाइम लगवा देगा उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। हालांकि पॉजिटिव कैटलिस्ट की हम लोग बात करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिटर्स। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है, बराबर है कि नहीं? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इक्विलिब्रियम। 6 पॉइंट अब हमारे पास क्या, जो ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा इक्विलिब्रियम होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट भी लिख लो, इक्विलिब्रियम, मैं क्या लिख रहा हूं, लिखो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का इसका मतलब क्या है? दो तरह का बताया था मैंने, फिजिकल और सॉरी स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक इन नेचर इसका मतलब क्या है? लिखो इसको, दैट इज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज मतलब बहुत छोटे लेवल के ऊपर, अगर तुम बहुत अच्छे से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो जो रिएक्शन है वो अभी भी हो रही है लेकिन ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ये भी लिख लो, दैट इज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज at microscopic level the reaction is taking place, that is at microscopic level the reaction is taking place but no changes are observed, ठीक है, लेकिन किसी तरह का कोई चेंजेस हमको ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 7th पॉइंट अबाउट द इक्विलिब्रियम। 7th पॉइंट अबाउट द इक्विलिब्रियम वो लिखो, मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन A कन्वर्टिंग इनटू B, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है इसको हमने क्या बोला? फॉरवर्ड डायरेक्शन। पीछे वाली डायरेक्शन को हमने क्या बोला? बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए कि तुम्हारा अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है? हीट रिलीज कर रहा है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। तो ये पॉइंट भी लिख लो, देखो फटाफट लिखो, if in equilibrium the forward direction is क्या? exothermic, is forward direction is exothermic in nature, forward direction is
exothermic in nature, then backward direction will be endothermic in nature. अगर तुम्हारे पास कोई इक्विलिब्रियम है, उसकी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, हे भगवान उठा ले इस माइक वाले को, ठीक है। क्या बोला कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ अब ये लिखिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आज तो परेशान कर दिया है माइक ने, अरे यार। लिखे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए, अब तो थोड़ा ठीक है माइक। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हेट्रोजीनियस, वन वी हैव इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हम लोगों के पास दो तरह का है। कौन कौन से? एक हमारे पास है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, दूसरा है हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का, इस चीज को समझना बेटा। अगर कोई इक्विलिब्रियम, कोई ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम जिसके अंदर सबकी अगर फिजिकल स्टेट सेम हो, मान लो सारे के सारे रिएक्टेंट्स भी गैसियस हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट भी गैसियस हैं, बराबर है कि नहीं, ऐसा जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, बराबर है। और अगर इस कोई भी अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के अगर फिजिकल स्टेट्स हमको देखने को मिल जाएं, क्या एक से ज्यादा टाइप के तुमको अगर किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के तुमको अगर फिजिकल स्टेट देखने को मिल जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो एक काम करो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखो, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम लिखिए इसके बारे में। The reversible reactions in which more than one phase is present is known as हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। लिखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिवर्सिबल रिएक्शंस इन विच मोर देन वन फेज इज प्रेजेंट is known as heterogeneous equilibrium, For example, चलिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट,
क्या होता है? सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। बराबर है कि नहीं? ये क्या है? CO2 तुम्हारे पास गैसियस है। तो सॉलिड और गैस, इनके देखो यहां पर एक से ज्यादा टाइप के क्या है? फिजिकल स्टेट्स प्रेजेंट है। ये तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है, केमिकल चेंजेस हमको देखने को मिले और तुम्हारे पास एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की फिजिकल स्टेट्स प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे देखिए MgCO3 का ही डिकम्पोजिशन करवा दें। मान लीजिए ये तुम्हारा किसके साथ इक्विलिब्रियम में है बेटा? MgO के साथ सॉलिड प्लस CO2 गैसियस के साथ। ये भी तुम्हारे पास किस टाइप का इक्विलिब्रियम है बेटा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की क्या प्रेजेंट है? फेजेस प्रेजेंट है। हाँ है ना? चलिए एक और जैसे लिख लीजिए, Fe का रिएक्शन, जैसे मान लीजिए Fe और H2O। क्या? Fe और H2O तुम्हारे पास ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? Fe3O4। Fe क्या? सॉलिड। H2O क्या? लिक्विड। Fe3O4 ये क्या? सॉलिड। और हाइड्रोजन गैस, ये क्या है? आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो ये लो 3 Fe हो गया, ऑक्सीजन इधर में 4, ये लो, तो यहां पर 4 H2। तो ये क्या है? तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है। एक से ज्यादा इस टाइप के फिजिकल स्टेट प्रेजेंट है। कौन कौन से? सॉलिड भी प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है, गैस भी प्रेजेंट है। समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा जो तुम्हारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट लिखो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट लिखो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। फटाफट लिखना स्टार्ट करिए, एग्जांपल नोट करो पहले। लिखे? लिखो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लिखो द इक्विलिब्रियम in which reactants and products are in same phase या फिर same physical state, are in same phase या फिर physical state is known as homogeneous equilibrium या फिर homogeneous reactions। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स की बात करें बेटा होमोजीनियस के लिए। जैसे कि देखिए एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या है? हेबर्स प्रोसेस N2+3H2, ये मेरा पेटेंट एग्जांपल है। क्या? 3H2 से क्या? 2NH3, ये भी गैसियस, NH3 गैसियस, हाइड्रोजन गैसियस, ये भी गैसियस। तो सबकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सबकी फिजिकल स्टेट क्या है? सेम है। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। पहला एग्जांपल हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए SO2 प्लस O2, वो मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा? SO3। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करें तो तुम्हारे पास 2SO2 4, ये लो 3 दूनी 6, 4 2 6। हाँ, बैलेंस हो गई रिएक्शन। देखिए SO2 भी क्या होता है? ये गैस होता है। ऑक्सीजन गैस, ये भी गैसियस। सबकी फिजिकल स्टेट क्या है बेटा? सेम है। समझे कि नहीं? चलिए एक और एग्जांपल लिखिए। समझ में आ रहा है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लिख लें।
जैसे कि देखो एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है क्या, CH3 एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH, ये क्या है CH3COOH बेटा, एसिटिक एसिड, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। C2H5OH इथेनॉल, ये भी लिक्विड। इससे क्या बना, एस्टर बना। कौन सा एस्टर बनाओगे बेटा, CH3COO C2H5, ये भी किसमें, लिक्विड, प्लस H2O लिक्विड। ये तुम्हारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। यहां पर अगर सबकी फिजिकल स्टेट चेक करोगे तो क्या है, लिक्विड 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 और लिक्विड, सबकी फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, हरा बराबर है कि नहीं। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम होते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की सबकी फिजिकल स्टेट सेम होती है, उन केमिकल इक्विलिब्रियम, उन वो जो इक्विलिब्रियम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में थोड़ा सा काफी कष्ट हुआ, माइक ने काफी प्रॉब्लम्स दिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो सब लोग पढ़ लीजिए यहाँ तक का फटाफट।